नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का एसए 2 का जो पूरा सिलेबस रहेगा आपका, वो 4 चैप्टर्स की वीडियो हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। और बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे वीडियोस को पसंद किया और इतिहास विषय पर भी वीडियो बनाने के लिए हमें कहा। बच्चों, हम अपने वीडियो के माध्यम से चाहते हैं कि हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसके लिए फैसिलिटी अवेलेबल हो और आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए हम अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये इतिहास कक्षा 11 का अध्याय 7 है। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग यह सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं, मतलब अपने आप को ज़्यादा सभ्य समझने लगे थे। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए थे। ये देखिए, ये 3 नगर कला और विद्या के केंद्र बने थे। फ्लोरेंस, आप इसको नोट डाउन करिएगा, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, ये कला और विद्या के केंद्र बन गए थे तीनों नगर। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। देखिए, उस समय जो शासन था वो राजाओं और चर्च के माध्यम से चलता था। चर्च जो है वो राजा से भी ऊपर हुआ करते थे। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे। अमीर और अभिजात वर्ग के जो लोग थे, वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे, उनको आश्रय देते थे रहने के लिए। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देशों में रह रहे हो, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोम प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। देखिए, किसकी तुलना करने लगे थे लोग? अपने आधुनिक विश्व की तुलना करने लगे थे यूनानी व रोम प्राचीन दुनिया से। ये यूनानी और रोम जो है प्राचीन दुनिया है। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, क्योंकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह मान्यता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है। देखिए, 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री दस्तावेजों, मुद्रित पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों व वस्त्रों से प्राप्त होती है, जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, कला चित्रशालाओं और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई है। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा, शाब्दिक अर्थ जो है इसका पुनर्जन्म, हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने किया था रेनेसा शब्द का प्रयोग। इसको आप अपनी कॉपी में जो है नोट डाउन करिएगा बेटा। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसा शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, इसका हिंदी में प्रयोग किया था, जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहॉट ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वान राके के विद्यार्थी थे। राके ने उन्हें यह बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य यह है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करे। पर बर्कहॉट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे, वो कुछ ज़्यादा करना चाहते थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से है। 1860 ईस्वी में बर्कहॉट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। देखिए, आप इसको नोट डाउन करिएगा। 1860 में बर्कहॉट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा, इस पुस्तक की रचना की। बर्कहॉट इसके लेखक थे और पुस्तक का नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा।
इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला, इसमें क्या क्या था, साहित्य थी, वास्तुकला थी, चित्रकला की ओर आकर्षित किया था। यह बताया था कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने यह लिखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित है कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। इटली के नगरों का पुनरुत्थान, ये हमारा अगला पॉइंट है। देखिए, पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया था। जब रोम साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद इटली के जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था वो भी खत्म हो गया था। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातिनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। इधर उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार करना प्रारंभ किया था, देखिए मंगोलों ने किया था प्रारंभ रेशम का व्यापार चीन के साथ, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग मानने लगे थे, ठीक है, के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे अपने नगर को। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जेनेवा था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। अगला पॉइंट है, देखिए इस ये बॉक्स में दिया गया है कार्डिनल गैस्पारो कोनतारिनी। कार्डिनल गैस्पारो कोनतारिनी 1483 से 1542 अपने ग्रंथ द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस गवर्नमेंट ऑफ वेनिस में अपने नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखते हैं। हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल जिसको कॉमनवेल्थ की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार सॉरी माफ करिएगा, कौन है?
हमारा अगला पॉइंट है विज्ञान और दर्शन अरबियों का योगदान। देखिए, विज्ञान और दर्शन में अरबियों ने अपना क्या योगदान दिया है। पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोम विद्वानों की कलाकृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन संरचनाओं का प्रचार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू कर दिया था। इसके लिए वे अपने विद्वानों को ऋणी नहीं, बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानीपूर्वक किया था। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटल अरस्तु नाम से जाने जाते हैं। देखिए, इसको आप नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटल को जो है अरस्तु के नाम से जाना जाता है। प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटल ये अरस्तु के नाम से जाने जाते हैं। जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे। दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान,
गणित, खगोल विज्ञान आदि, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टॉलेमी के अलमजेस्ट खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ जो 140 ईस्वी के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था। कौन सा था वो? टॉलेमी का अलमजेस्ट, ये खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ है जो 140 ईस्वी में के पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख है जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। मुसलमान लेखकों जिन्होंने इतावली दुनिया में, जिन्हें जो है इतावली दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, इतावली मतलब इटली की दुनिया में उनको ज्ञानी माना जाता था, वे अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना, लातिनी में एविसिना और आयुर्विज्ञान शब्दकोश के लेखक अल राजी सम्मिलित थे। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुशद, लातिनी में अविरोज 1126 से 1198 ने दार्शनिक ज्ञान, फ़ैलसूफ़ और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया था। मानववादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे थे। यद्यपि विश्वविद्यालयों में पाठ्यचर्या पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा, फिर भी मानववादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। यह सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ था। देखिए, इन व्यक्तियों के नामों की यूरोपीय वर्तनी के बाद की पीढ़ियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वे यूरोपीय थे। और देखिए, इस काल के जो विश्वविद्यालय थे वो केवल लड़कों के लिए ही थे, देखिए लड़कियों के लिए नहीं थे। कलाकार और यथार्थवाद, उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानववादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी। कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानववादी विचारों को फैलाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब देखिए, ये हमारा एक बॉक्स आ जाता है। कला प्रकृति में रची बसी होती है, इसके सार को पकड़ सकता है। जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी कृति जुड़ी होगी, उतनी ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक उसे अपने मन को जीवन की प्रतिछवि से ना भर लिया हो। ये अल्बर्ट ड्यूरर ने कहा था। ड्यूरर द्वारा बनाया गया यह रेखाचित्र 16वीं शताब्दी की इतालवी संस्कृति का आभास कराता है। यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे, परंतु उन्हें मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था कि वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है। तो पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। स्पेन के सांस्कृतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की गई थी। रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम उसके उजाड़ नगरों के खंडरों में कलात्मक वस्तुएं मिली। अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया। 1416 में दोनातल्लो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। नोट डाउन करिएगा। जो भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ बताते हैं उसको आप अपनी कॉपी में साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा। कलाकारों द्वारा हूबहू आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में गए। बेल्जियम मूल के ऑन्ड्रियस
वेसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर-फाड़ की थी। देखिए, ये पहले व्यक्ति थे। कौन थे? आंड्रियस वेसेलियस। इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का आरंभ हुआ। अब एक और बॉक्स आ गया है। यह स्वनिर्मित रूप चित्र लियोनार्डो दा विंची का है, जिनकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्रों की रचना की। उनका यह स्वप्न था कि वे आकाश में उड़ सके। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे। उन्होंने एक उड़ान मशीन का प्रतिरूप बनाया। उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची परीक्षण का अनुयायी रखा। चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियां नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। उन्हें अब यह मालूम हो गया कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकता है तथा प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों में त्रिआयामी रूप दिया जा सकता है। लेप चित्र के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों की पूर्व तुलना में अधिक रंगीन और चटक बनाया। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिज़ाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, जो उन्हें मंगोलों से मिली थी। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतावली कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। देखिए, ये एक बॉक्स दिया गया है यहाँ पे। 16वीं शताब्दी की इटली की वास्तुकला ने रोम साम्राज्यकालीन अनेक भवनों की विशिष्टताओं की नकल की। देखिए, ये भवन है इनका, ये देखिए। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वास्तुकला। 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। 1417 में पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 से दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया था। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। पुरातत्व का नया हुनर था तथा रोम के अवशेषों का आसानी से उत्खनन किया गया। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया, जो वास्तव में रोम साम्राज्य कालीन शैली का पुनरुद्धार थी, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। पोप, धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्र, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो बुआनारोत्ती है, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत से लेप चित्र, द पाइका नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिज़ाइन बनाया था। देखिए, उन्होंने क्या किया था, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र, द पाइका नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिज़ाइन बनाया था। माइकल एंजेलो बुआनारोत्ती। ये सारी कलाकृतियाँ रोम में ही हैं। वास्तुकार फिलिप्पो ब्रूनेलेशी, वास्तुकार का नाम क्या है? फिलिप्पो ब्रूनेलेशी। ये नाम बड़े कठिन से हैं, याद करने पड़ेंगे आपको। जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का परिरूप प्रस्तुत किया था।
ने अपने पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू की। इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया। अब कलाकार की पहचान उसके नाम से नहीं होने लगी, ना कि उसके नाम से ही होने लगी, ना कि पहले की तरह उसके संघ या श्रेणी गिल्ड के नाम से। तो अपनी आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये चैप्टर कंप्लीटली लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए अपना चैनल कलावर्ग। धन्यवाद।